Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and आप देख रहे हो Commerce. In today's video, we are going to continue the MCQ series, random MCQ series for CVT and Commenters exam. So last video के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने को, उसका आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं. तो पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले there are some important instructions that you need to follow while watching the video. जैसे ही as soon as you see the question, pause me, answer on your own, then see the explanation by resuming the video. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन 10th करते हैं, देन हम आगे शुरू करेंगे इस वीडियो को और नए क्वेश्चंस करेंगे. देन लास्ट में अगेन आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है. क्वेश्चन 10 सेज, जो लास्ट वीडियो के अंदर था हमारी MCQ 1 वाली वीडियो, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ड्यू कॉमर्स चैनल पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर. रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेबल्ड ऐसे, मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है CVT MCOM का ही. ऑप्शन हमें ये गिवन है, तो देखते हैं पढ़ के. It clearly is no better than having knowledge but never having any ideas. तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा बिकॉज उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ आएगा. Having knowledge but lacking the power to express it clearly is no better than never having any ideas at all. So the answer is C option, QSPR. 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 So answer is C. जिसने भी C आंसर दिया था वो करेक्ट ऑप्शन होगा. आगे बढ़ते हैं. So this is the new video, the second video of random MCQ series for CVT MCOM entrance preparation. So जैसे कि मैंने आपको कहा था, as soon as you see the question, pause me and then answer it on your own, and then afterwards see the explanation. So are you ready? So let's get started. First question है, increasing returns to scale arise because as the scale of operation increases, it causes. जब increasing returns to scale होता है, scale of operation बढ़ता है, and it causes. ये सारे ऑप्शंस आपको चेक करके बताना है. Pause me and then I'll say the answer. होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा. तो अब हम यहाँ पर आंसर डिस्कस कर लेते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक ऐसी सिचुएशन होती है, या एक सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हमें हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होता है, पूरा जो स्केल है ऑपरेशंस का वो इंक्रीज कर रहा होता है ड्यू टू, या फिर इट कॉजेज मोर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होगी तभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. Productive utilization of machinery, yes, A and B is also correct. Lower procurement and logistic cost, obviously increasing returns to scale में हमारी cost downward जा रही होती है. More difficulties in managing the firm effectively, इसको एक बारी hold पे रखेंगे because यहाँ पर कह रहा है कि management अच्छी नहीं है, which is not a characteristic of increasing returns to scale. So D को एक बारी हटाओ, A, B, C अभी तक है हमारे पास. मोर इकोनॉमीज इन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट पे हम कॉस्ट हम खर्चा कर रहे हैं उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है. सो ए, बी, सी एंड ई यहाँ पर सही होंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. अब हम बढ़ते हैं 12th पे. पॉज मी एंड देन से द आंसर. सी. नेम द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं यहाँ पर और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस से ये क्वेश्चन है. पॉज मी एंड देन से द आंसर. ओके, होप आपने पॉज करके आंसर दे दिया होगा ऑन योर ओन. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर. लेट्स से हमको इनमें से सिर्फ एक दो का आंसर पता है. लेट्स से आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. लेट्स से आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब पता है. एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि वही वो फॉर्म वो पर्टिकुलर कंट्री एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर पा रही है, बना पा रही है. The ability of a nation to produce the goods more efficiently and effectively than other country. तो D का तो हो गया फर्स्ट, ठीक है, D का फर्स्ट हो गया. अब ये किस किस में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है, which means we can eliminate fourth and we can eliminate second one. ठीक है. Now theory of mercantilism. mercantilism क्या है, जो कंट्री की वेल्थ है वो गोल्ड के अंदर हम देख सकते हैं. सो थ्योरी दैट एम्स एट एक्यूमुलेटिंग फाइनेंशियल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. तो ये क्या है हमारे पास, मर्केंटिलिज्म. सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना.
तो सी का आ गया फोर्थ, सी का फोर्थ, तो वो एक में ही है, सो आंसर हमारे पास थर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे यू कैन अप्रोच दी क्वेश्चन। आप पढ़ लेना हेक्सर ऑयलिन थ्योरी क्या है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी का है क्या है, यहाँ पे इसमें से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13th, pause me and then say the answer। होप आपने आंसर कर लिया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस इट। देखो अगेन यहाँ पर भी हम उसी का ही एलिमिनेशन करके लगा सकते हैं। जैसे बैंक रेट और रेपो रेट, अगर मैं मेरी बात करूँ तो लेट्स से कि मेरे को पता है बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, आरबीआई लैंडिंग रेट टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट सिक्योरिटीज, तो डी का 1 आ गया। रेपो रेट में होती है सिक्योरिटीज। आरबीआई लैंडिंग रेट व्हेन कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, सो दिस इज इट। ठीक है, अब ये देख लो कहाँ कहाँ पर है, डी का 1, डी का 1 एक में ही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं, बी का 2 है, बिल्कुल सही है, ए का 4th है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे एलिमिनेशन करके आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन पे अब हम बढ़ गए। पॉज में एंड देन से द आंसर। नाउ सी, यहाँ पर एक ऑप्शन की कमी थी जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप बनाया था, फिफ्थ। तो फिफ्थ ऑप्शन में पहले ही बता देता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन है। जो रेंट पेड का हमारे पास सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 80 जी, दिस वन। अब कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक है बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो सी का होगा 1, जी सी, पॉलिटिकल पार्टीज का होगा 4, जी बी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च का है वो हमारे पास है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनकम टैक्स से, ये हो गया हमारा कवर। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग परचेजेस मेड बाय अ कस्टमर एज पर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी स्टार्टिंग विद द लोअर ऑर्डर नीड्स। तो ये हमारे पास मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी से है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी होता है ये। पॉज करो और बताओ आंसर। चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं अब हम। परचेज ऑफ अ हाउस, परचेज ऑफ एन एक्सपेंसिव कार। देखो एक्सपेंसिव कार फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, बिकॉज वी हैव टू ऑर्डर इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लोअर नीड्स, है ना, लोअर ऑर्डर नीड्स से। तो पहले तो ये आएगा नहीं, बिकॉज लोअर ऑर्डर नीड्स क्या थी उसकी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 5 थी ना। फिजियोलॉजिकल, पी से डिनोट कर रहा हूँ, सेफ्टी नीड्स, सोशल सोशल नीड्स, या जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स नीड्स, लव नीड्स, और एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम, या फिर जिसे हम कहते हैं ईगो नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो चुकी है अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन एज वेल। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। और ये क्या था हमारे पास, सोशल नीड्स, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल वगैरह टाइप्स, है ना। ईगो नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो उसके हिसाब से हमें करना है। फर्स्ट है हाउस एंड बाथिंग सोप। देखो ए एंड ई में से ये हमारे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि उसने कैसे लिखा होगा। तो हम यहाँ पर लगा कर चल रहे हैं कि ये होना चाहिए फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, परचेजिंग अ बाथिंग सोप। अगर हम रेंट यानी कि किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो वी विल बाय बाथिंग सोप, बिकॉज वो डे टू डे नीड है हमारी। देन परचेज ऑफ हाउस 2, परचेज ऑफ एन एक्सपेंसिव कार तो नहीं आएगा। टेकिंग अ क्लब मेंबरशिप थर्ड वी कैन से। एंड डी तो देखो सब में लास्ट है तो इसको हम लास्ट पे रख देते हैं। फिफ्थ बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, फोर्थ। तो ये ऑर्डर हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है, ई ए सी, ई ए सी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 16th, पॉज मी एंड देन say the answer on your own।
चलो होपफुली आपने कर लिया होगा। लेट्स सी आपका आंसर करेक्ट है नहीं है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर शटर्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज। ट्रू, ये हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल सही है। स्मॉल फर्म्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं उन्होंने बंद कर दिया अपना बिजनेस बिकॉज ऑफ एमएनसीज। Statement 2 कह रहा है MNCs have played a significant role in the development of poor countries by transfer of technology. Absolutely correct. Introducing best management practices helping improving productivity. Absolutely correct. तो दोनों statement correct है. Statement 1 and statement 2 both are true. बिल्कुल easy था. Next पे बढ़ते हैं. Which method is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together? Uniform charge है. So the correct option here is D, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड यही मेथड ऐसा है जिसको इनकम टैक्स एक्ट में भी अलाउ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18th, प्रोविजन इज, प्रोविजन के बारे में हमें पूछा है कि प्रोविजन होता क्या है। व्हाट इज प्रोविजन? बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है उसकी, क्या वो एक अननोन लायबिलिटी है या नॉन लायबिलिटी है। अगर हमें पता चला ये, मतलब इन दोनों में से हमें पहले निकालना है कि नॉन है या अननोन है, उसके हिसाब से ही हम दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोविजन इज अ नॉन लायबिलिटी, किसी नॉन चीज़ के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि बैड डेट्स होंगे, हमें पता है कि बैड डेट्स होंगे, तो वो एक नॉन लायबिलिटी है। ठीक है, एक नॉन लायबिलिटी है। बट ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट के बैड डेट्स हो सकते हैं, तो वी मेक द प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इट। है ना, प्रोविजन किसका बनाया हमने? बैड डेट्स का बनाया। प्रोविजन फॉर एक्स वाई जेड थिंग तो नहीं बना सकते हम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोविजन बना दिया। अब जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए बना देंगे। प्रोविजन एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनेगा, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए बनेगा। सो इट इज एन नॉन लायबिलिटी। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चलेगी नॉन लायबिलिटी, बट द अमाउंट इज नॉट डेटर्मिनेट। ठीक है, तो ये एक नॉन लायबिलिटी है एंड इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर डेटर्मिनेट। सॉरी, अ नॉन लायबिलिटी बट इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर इनडेटर्मिनेट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 19th, एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो 19th क्वेश्चन सेज सैलरी ऑफ ओनर कम मैनेजर एंड रेंट ऑफ ऑन premises allowed for the purpose of cost ascertainment but not actually paid are both examples of differential cost, sunk cost, opportunity cost, imputed cost. आपने बता दिया होगा आंसर, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो डिफर करती है बिटवीन अल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स होंगे वहां पर डिफर करेगी, विच बेसिकली इज अ रेलेवेंट कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। वी टेक इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंशियल कॉस्ट व्हाइल डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इज संक कॉस्ट, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो कि पास्ट में हो चुकी है। वी डू नॉट बेसिकली कंसीडर इट व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट है। एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, सेल्फ ओन्ड है, तो बेसिकली इम्प्यूटेड कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क यहाँ पर एक और है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है वो पता करो। क्या इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट सेम है? ठीक है, पता करो। इम्प्लिसिट लिखा नहीं जा रहा, देख लेना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड परचेज दिस, मतलब ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपसे स्टैंडर्ड प्राइस पूछा गया है, तो मेरे को पॉज करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर धीरे धीरे अपडेट्स आती रहेंगी, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़।